हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि काइनेमैटिक्स हमारी खत्म हो गई है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हैं? जैसे कि हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था कि हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या करेंगे, एनएलएम में हम क्या करते हैं, उस कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? कॉज ऑफ मोशन के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? क्या बोला था कि कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? हमने बोला फोर्स की वजह से होता होगा मोशन वगैरह, तो हमने बोला उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? हमने बोला सबसे पहले तो यही बता दो कि फोर्स क्या होती है, क्या बला है फोर्स। तो फोर्स क्या होती है? हमने बोला धक्का देना या धक्का मुक्की, जो भी आप कह लेते हैं। क्या बोलते हैं फोर्स को? हम फोर्स को बोलते हैं पुश और पुल। क्या है फोर्स? पुश और पुल। या तो आप पुश करो या तो आप पुल करो, तो वो क्या होता है? हमारा फोर्स कहलाते हैं, ताकत लगाना। ठीक, कैसे एक्ट करती है? हमने बोला हम किसी पे लगाते हैं या कोई हम पे लगा रहा होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्ट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स लगने के लिए या फोर्स लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कम से कम दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। किन दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? हमने बोला दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडी की आवश्यकता की रिक्वायरमेंट लिख दें। कौन कौन सी वो दो बॉडी? एक जिसपे फोर्स लग रही है, जिसपे फोर्स लग रही है, ठीक है। दूसरा जो फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, यही वो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। फोर्स देखना है तो कैसे? एक तो जो फोर्स लग रही होगी जिस ऑब्जेक्ट पे, दूसरा जो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स को हमने क्या बोला? हमने बोला ये एक तरीके का पुश या पुल होता है। और कैसे लगता है? इट एक्ट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक, उसके आगे हमने क्या बोलेंगे? हमने बोला इट टेंड्स टू चेंज, इट टेंड्स टू चेंज the shape of the object, the shape of the object। ठीक है, या फिर आप बोलो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेंड्स मतलब कर सकता है ऑब्जेक्ट। क्या हमने बोला? इट टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये एक बॉटल है, ये दिख रही है आपको। मैंने बोला अभी क्या किया? जरूरी नहीं होता है कि फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। कैसे? हमने बोला ये बॉटल ले लो, हमने बोला इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, अभी हम फोर्स लगाएंगे। हमने बोला फोर्स लगाया, मैंने इसे दबाया, तो क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? इस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन फोर्स तो लगी है। और जब फोर्स लगी है तो आप ये देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया है? इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? चेंज हो गया है। इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? चेंज हो गया है। हो गया है कि नहीं चेंज हो गया है? बिल्कुल हो गया है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जब फोर्स लगती है तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है वो बदल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बदल जाए। मतलब कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है या कोई ये बुक है, मैंने बोला मैंने इसे धक्का दिया, या फिर मैं अगर आपको, आप यहां खड़े, मैं आपको धक्का दूंगी अगर, तो आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। पहले क्या थे? आप रेस्ट की स्टेट में थे, उसके बाद आप क्या हो गए? मोशन की स्टेट में आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या हो गया है? बदल सकता है।
जब फोर्स लगती है तो ये शेप भी बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ना हो, सिर्फ शेप बदल जाए, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि शेप ना बदले और मोशन हो रहा है, ये दोनों साथ साथ भी हो सकती है, ठीक। ये बात समझ में आती है फोर्स के लिए। तो फोर्स अगर हम लिखते हैं, फोर्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स हम किसके बराबर मानते हैं, m इंटू ए के बराबर मानते हैं कि नहीं, ये सब बातें हम करेंगे अभी इस चैप्टर में, तो धीरे धीरे करते कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वो तो बातें होती रहेंगी, ठीक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें अगर, तो देखिए जो फोर्सेस होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। क्या क्या होती हैं वो कैटेगरीज, हमने बोला पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आता है वीक इंटरैक्शन। ये 4 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, फोर्सेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होती है इन सब में से, अगर आपको देखना होगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये वाली होती है, न्यूक्लियर फोर्स, ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, कहां लग रही होती है, ये एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर तो मौजूद होने वाले पार्टिकल्स के बीच में लग रही होती है। क्या होता है एटम की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच में ये फोर्स लग रही होती है। कैसी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। किसके बीच में लगती है, हमने बोला प्रोटॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक। वीक इंटरैक्शन फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल इमिशन टाइप की फोर्सेस में ये लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, यहाँ पे ऐसे करके घूम रहा होता है, इसको बाइंड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अच्छी खासे लेवल की फोर्स होती है। हमने बोला अगर ये फोर्स नहीं होती और उसके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रही होती, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होती, एक हाइड्रोजन एटम की अगर आप बात करेंगे तो जो एक हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है वो एक यूनिवर्स के बराबर होता यदि वो फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। ग्रेविटेशनल वो फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ई के घूमने से जो फोर्स आती है, ई को घुमाने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, ऑर्बिट में रखे हुए हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, हमने बोला बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगती है, जैसे सन, अर्थ, ये सब जो ऑब्जेक्ट हैं, इन सब के बीच में स्टार्स वगैरह, उनके बीच में जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाते हैं। दो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, जैसे m1 और m2, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे देख लेते हैं जरा, हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, ठीक। तो हमने बोला यूनिवर्स के किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, F = G m1 m2 अपॉन में r² से लिखते हैं कि नहीं। ये क्या होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ये तो हमें पता है, हमेशा ही क्या होती है, अट्रैक्टिव होगी, तभी क्या है, सब बंधा हुआ है, तो दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है ये नेचर इसका, ठीक। अब ये यहाँ पे जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमने बोला है
कि ये क्या है कि सन और अर्थ, सन या मून, ऐसे अर्थ या मून इन सब के बीचेस में लग रहा है, तो कैसी फोर्स होगी? ये लॉन्ग रेंज की फोर्स है। हमने कैसा बोला? फोर्स कैसी है? ये लॉन्ग रेंज की फोर्स है ये बात समझ में आते हैं? यहाँ पे ये जो जी है इसे क्या बोला जाता है? ये जी को इसे हम कहते हैं, ये जो बातें मैं अभी बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्यों कहते हैं? इसकी वैल्यू क्या आती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती है शायद, ठीक है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? इस जी को कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया है? इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूनिवर्स के किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में यदि आप इस जी की वैल्यू निकालोगे, यूनिवर्स के किन्हीं दो पार्टिकल के लिए ये जो जी की वैल्यू होती है ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है। वो कितनी आएगी? वो इतनी ही आएगी जितनी लिखी हुई है, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको? ये छोटी छोटी बातें हैं, जरा देखो आप, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब ये जो जी, ये जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, या आप इसको कहीं पे ले जाके भी मेजर करो तो ये क्या होता है? ये सेम रहेगी। ये क्या होगी? दो पार्टिकल्स के बीच में जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सेम होगी। चाहे उस पार्टिकल को आप हवा में रख दो, उन दो ऑब्जेक्ट को, चाहे उन दो ऑब्जेक्ट को आप ले जाके पानी में डुबा दो, चाहे कहीं पे कर लो, तो ये आप क्या होगी? सेम आएगी। तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम भी होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक। ये बात समझ में आती है? आ जाती है, ठीक। तो हमने क्या बोला? हमने बोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है? हमने बोला अगर हम इसको 1 2 3 4 बोले तो हमने बोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स होती है। उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड की हुई है। उसके बाद क्या होता है? हमने बोला वीक इंटरेक्शन होती है। उसके बाद सबसे छोटी अगर बोलोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कुछ भी नहीं है इनके फोर्सेस के मुकाबले, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। आती है बात समझ में? आती है। तो ये ध्यान रखना, एक छोटी सी बात आपको बताई है यहाँ पे हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि अगर फोर्सेस को डिवाइड करना हो, अगर देखना हो, तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया कि हमने फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? हमने बोला सुविधा के अनुसार क्या हुआ है कि फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? हमने बोला एक पार्ट को तो हमने बोला कांटेक्ट फोर्स, ठीक, और दूसरे को हमने क्या बोला है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या हमने बोला? हमने बोला एक तो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, दूसरी क्या होती है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम क्या करते हैं? फील्ड फोर्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फील्ड फोर्स भी बुलाते हैं। अगर कहीं नाम आ जाए तो दिक्कत मत खा लेना। तो हमने बोला अपनी सुविधा के लिए हमने फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमने बोला एक को हमने बोला कांटेक्ट फोर्स और दूसरे को हमने बोला नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर हमने देखना एक स्टेटमेंट और दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? हमने बोला लेकिन फंडामेंटली एवरी फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। क्या हमने बोला? हमने बोला फंडामेंटली तो क्या है? फंडामेंटली क्या है कि एवरी फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। ये भी हमने बोल दिया। क्या मतलब है इसका? हमने बोला देखा जाए तो हर एक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है, मतलब कांटेक्ट फोर्स जैसी कोई चीज होती नहीं है। ऐसा हमें फील होता है, ऐसा हमें लगता है कि कांटेक्ट में फोर्सेस लग रही हैं। बेसिकली फोर्सेस क्या लग रही होती हैं कि अगर मेरा हाथ है और ये वॉल है, चाहे कुछ भी है, और अगर मैं इसको दबाऊंगी, मैंने इसको ऐसे प्रेस करूंगी, तो क्या होगा? आपको फील आएगा कि आपने
सरफेस को टच किया और टच करके आपने फोर्सेस लगाई, कुछ फोर्सेस लगाई होंगी, पता नहीं हमें, तो हमने बोला वेल्सी फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्स हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ऐसा कुछ। ठीक, मेरे एटम्स, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे हाथ में, वो क्या है, वो इस पे फोर्स नहीं लगा रहे होते। ये फीलिंग है, ये फीलिंग की बात है। ठीक है, तो हमने ऐसी फोर्सेस को बोला कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे को बोला नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। लेकिन देखा जाए तो संसार में हर एक फोर्स जो होती है वो फील्ड फोर्स ही होती है। ठीक, चिपक के कोई एक दूसरे से लग नहीं रहा है। ठीक, ये बात हमने बोल दी। ठीक, अच्छा, अब कैसी कैसी टाइप की फोर्स, हमने बोला कांटेक्ट फोर्स होती है, दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। अगर हम बोले स्ट्रिंग फोर्स की बात करें, स्ट्रिंग फोर्स क्या होती है? स्ट्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? रस्सी, स्ट्रिंग क्या होती है? रस्सी ऐसे टंगी है, ऐसे रस्सी से एक ब्लॉक टंगा है, तो हमने बोला कि इस ब्लॉक की वजह से, मैंने बोला इस जो भी सामान ऐसे रखा हुआ है, सबसे पहले तो उस पे धरती माता क्या करती है, एक mg फोर्स लगाती है, एक वेट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास है, मास तो सभी का है ऑब्जेक्ट का, तो हमने बोला उस पे एक फोर्स लग रही है, किसकी वजह से? वेट की तरह उसकी फोर्स लग रही है। हमने बोला कौन लगा रहा है? हमने बोला धरती माता लगा रही है। कैसी लगा रही है? mg नीचे लगा रही है। ठीक, तो हमने बोला ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगी नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक रुका हुआ है। ब्लॉक क्या है? अगर ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स अगर लग रही है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक, तो मैंने बोला ये नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन क्या ये नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आपने बोला कि मैम रस्सी बांध रखी है इसीलिए नहीं आ रहा है। तो रस्सी बांध रखी है तो क्या? तो आप बोलोगे मैम रस्सी बांध रखी है, तो रस्सी ने एक टेंशन फोर्स प्रोवाइड करी है इस ब्लॉक को। कैसे प्रोवाइड की होगी? तो हमने बोला ये mg इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो पक्का टेंशन की जो फोर्स जो रस्सी ने प्रोवाइड की होगी वो कैसी प्रोवाइड की होगी? ऊपर के डायरेक्शन में प्रोवाइड की होगी। और ये ब्लॉक कहीं भी नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब जो कहीं पे भी नहीं जा रहा होता है वो कहां कैसे होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। कैसे होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब जो वर्टिकल में फोर्सेस है वो आपस में बैलेंस हो जाए और जो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस है वो आपस में बैलेंस हो जाए, एफ नेट क्या हो जाए? उसका बैलेंस हो जाए। तो हमने बोला कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टी पक्का इसे mg के बराबर होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि जब भी कोई स्ट्रिंग किसी ब्लॉक से बंध जाती है, जब भी कोई ब्लॉक में कोई स्ट्रिंग बांध देते हैं, तो वो ब्लॉक को रोकने के लिए क्या करती है? टेंशन। और आप देखोगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा रस्सी में। ब्लॉक पे किस तरफ पे? ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा टी। तो मैंने बोला अच्छा, अगर ये रस्सी इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब इस रस्सी पे ये रस्सी ऊपर चली जाना चाहिए टोटल, लेकिन ये नहीं जा रही है। तो ये इसका मतलब ये घूम के ये ब्लॉक इस रस्सी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? तो हमने बोला नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक, क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर आपको फोर्सेस को देखना है तो हमने बताया था कि आपको दो चीजें देखनी होती हैं। एक कौन कौन सी वो दो चीजें होती हैं कि एक जो फोर्स लगा रहा होता है और जिस पे फोर्स लग रही होती है। तो जितनी फोर्स मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगी उतनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट घूम के मुझ पे लगाएगा। ठीक, अगर मैं 10 न्यूटन से इस वॉल को पुश करूंगी तो ये वॉल मुझे पलट के कितने न्यूटन से पुश करेगी? आप बोलेंगे 10 न्यूटन से। ठीक है, तो हमने बोला कि इस रस्सी ने इस ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाई, कितनी? टी। तो मैंने इस ब्लॉक ने इस रस्सी पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, कितनी? उतनी ही टेंशन टी। ये बात समझ में आ रही है? और हमने बोला टच होकर बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कैसी फोर्स होगी? स्ट्रिंग फोर्स। आप बोलोगे कांटेक्ट फोर्स है ये एक। कैसी फोर्स है ये? एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, ये बात समझ में आती है हमें कांटेक्ट फोर्स की। हमने बोला ठीक है, हमने बोला ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है, बस रखा हुआ है इस तरीके से। तो हमने बोला ब्लॉक पे एक mg तो नीचे लगेगा ही, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं? मैंने बोला धरती तो है ही है, वो तो फोर्स लगा ही रही है। तो अच्छा, ये mg का कंपोनेंट कहां पे आ रहा होता है? अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ इस पे जो माता जी है हमारी, वो फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में, कितना? mg। तो उनके सेंटर पे क्या लग रहा होगा कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, कितनी? mg से।
वो हर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका कैपिटल मास mg है, अगर ये इस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे mg, तो ये ऑब्जेक्ट घूम के उन पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कैपिटल mg। ये बात समझ में आती है ना? इसका एक्शन रिएक्शन पेयर जो mg का लग रहा होता है वो क्या होता है? वो धरती माता पे आएगा, इनके ऊपर आएगा। ठीक, ये बात समझ में आती है हमको? ठीक, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर लो। तो हमने क्या बोला कि एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है। मैंने बोला और कोई फोर्स दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही है। ठीक, तो मैंने बोला अगर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वास्तव में होना क्या चाहिए था कि ये ब्लॉक को इसके अंदर घुस जाना चाहिए, ये जो जमीन बनी है, जो प्लेटफॉर्म बना है उसके अंदर घुस जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे? मैंने बोला ये हाथ है मेरा, ये हाथ है मेरा, ठीक, ये हाथ है मेरा, ठीक, इसके ऊपर मैंने ये रिमोट रख दिया। तो ये बताओ कि ये क्या रिमोट, ये नीचे इसके ऊपर, ये रिमोट पे नीचे की डायरेक्शन में mg तो लग रहा होगा धरती माता से, ये रिमोट मेरे हाथ के अंदर घुस क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो मैंने बोला घुस जाना चाहिए, लेकिन घुस तो रहा नहीं है। तो क्या हो रहा होगा? ये जो सरफेस होता है, जो नीचे वाला सरफेस है, ये आपस में कांटेक्ट में है। तो ये सरफेस क्या हो रहा है कि अगर कोई ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये जो सरफेस है ये उसको ऊपर के डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करता है? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या फोर्स प्रोवाइड करता है? नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी उसे कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है? हमने बोला ऊपर की डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक, अभी क्या होते हैं, ये नॉर्मल और ये mg आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, इसको अलग अलग बनाएं अगर हम इसको अलग अलग क्या बना रहे हैं, इसकी FBD बना रहे हैं। क्या होता है FBD? FBD क्या होता है? FBD होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाते हैं हम? फ्री मतलब फोर्स बॉडी डायग्राम भी कह सकते हो। तो इसमें वो लिखते हैं फोर्स, जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं बॉडी पे वो हम दिखा रहे होते हैं। बॉडी पे लगने वाली, लगा रहा है वो नहीं, उस पे लगने वाली फोर्सेस दिखा रहे होते हैं। तो हम ब्लॉक को देखेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा, और हमने बोला ये प्लेटफॉर्म इसको ऊपर के डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करेगा? हमने बोला एक नॉर्मल रिएक्शन n प्रोवाइड करेगा। तो हमने बोला वो प्लेटफॉर्म पे भी घूम कर एक नॉर्मल रिएक्शन n नीचे के डायरेक्शन में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमने बोला ये जमीन है मान लीजिए, तो इस पे घूम के नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? आपने बोला नीचे के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक, ये बात समझ में आती है आपको? आ जाती है। तो हमने बोला ब्लॉक अंदर क्यों नहीं घुसा? क्योंकि जो mg को कौन बैलेंस कर रहा हो यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब जब भी दो सरफेसेस टच होकर रहते हैं तो उनके बीच में क्या आ रहा होता है? नॉर्मल रिएक्शन जैसी कोई चीज आ रही होती है। ये बात समझ में आती है? तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। सरफेसेस जब आपस में टच करते हैं तो आपस में ये फोर्स लगा रहे होते हैं, अगर लगनी पड़ती है तो। अगर ये mg नहीं होता यहाँ पे तो क्या नॉर्मल फोर्स आती? नॉर्मल फोर्स आती? आप बोलोगे नहीं आती। जैसे कि ये एक वॉल है और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये वॉल है मान लीजिए, ठीक, ये ब्लॉक है। ठीक, अब मैंने सिर्फ ब्लॉक को रख दिया है, तो अगर आप इस पे फोर्सेस बताओ बॉडी पे, इस ब्लॉक पे फोर्सेस आपको निकालनी है, कैसी कैसी फोर्सेस आएंगी? तो आपने बोला एक तो mg तो आता ही है हमेशा, तो हमने बोला एक mg, इस पे फोर्सेस में येलो से बनाऊंगी, तो मैंने बोला एक mg तो आएगा ही। ठीक, और कैसी कैसी फोर्स आनी चाहिए? मैंने बोला अगर mg नीचे के डायरेक्शन, मैंने बोला और कौन सी सरफेसेस इसको टच कर रही है, इस ब्लॉक को टच करने वाले सरफेस बताओ। तो आप बोलोगे एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, तो इन वाले दोनों सरफेस से ही नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है, और कोई नॉर्मल रिएक्शन कहीं से नहीं आएगा। तो मैंने बोला ये mg नीचे के डायरेक्शन में, तो मैंने बोला अब इस वाले सरफेस से तो पक्का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। क्यों? अगर नहीं होता, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक अंदर घुस जाता है mg की वजह से, क्योंकि इसने ब्लॉक रख के हमने छोड़ दिया। तो हमने बोला n1 बैलेंस करेगा इस mg को, पक्का बात है ये। मैंने बोला इस वाले सरफेस से, क्या इस वाले सरफेस से कोई नॉर्मल आएगा? देखो, अगर इस वाले सरफेस से आप नॉर्मल लिख दोगे इस तरीके से n2, तो कायदे से होना क्या चाहिए कि ये ब्लॉक को उस साइड भाग जाना चाहिए।
फोर्स उस डायरेक्शन में है तो ब्लॉक को उस डायरेक्शन में चल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन से रोकने वाली तो कोई फोर्स हमें दिख नहीं रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो हमने बोला चल देना चाहिए, लेकिन क्या चल रहा है? नहीं, वो तो रखा हुआ है। तो हमने बोला कि जब रखा हुआ है इसका मतलब कोई फोर्स की आवश्यकता है नहीं, तो क्या ये N2 आएगा नॉर्मल रिएक्शन? क्या आएगा? आप बोलोगे नहीं आएगा। जरूरत है तो लगेगा, जरूरत नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक, तो सब जरूरत के बेसिस पे काम चल रहा है आपका। ठीक, अच्छा, अब आपने देखा होगा कभी कभी कि हम चलते हैं, चलते चलते ये लोग ये बात करते हैं कि यार चप्पलें घिस गई हैं हमारी, चलते चलते चप्पलें घिस गई हैं, इतना चल लिए हम, अब नई चप्पल ला के दो। तो चप्पलें घिसती क्यों हैं आपकी? क्यों घिस रही हैं आपकी चप्पल? या फिर आप ये बोलो कि जब आप चलती ट्रेन से आप ऐसे कूद जाओ तो क्या होता है? आप ऐसे घिसटते चले जाते हो। ऐसे बोलते ना कि हम तो घिसटते चले गए काफी दूर तक। ऐसा क्यों होता है? क्यों छिल रहे हो आप? क्यों छिल रहे हो? और घिसटने के बाद थोड़े टाइम बाद आप रुक जाते हो, तो पहले ही रुक जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि थोड़े टाइम बाद जाके रुकना है? वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा होता है फ्रिक्शन की वजह से। कौन रोक रहा होता है आपको? फ्रिक्शन रोक रहा होता है। क्या कर रहा होता है? अपोज कर रहा होता है। चलती ट्रेन से जैसे ही आप कूदोगे तो आपकी बॉडी मोशन में है अभी भी, तो जैसे ही कूदोगे तो कूदने के बाद बॉडी मोशन में आ गई है, लेकिन पैर ने क्या करी है? जमीन को टच कर दिया। पैर ने क्या किया? जमीन को जैसे ही टच किया तो जमीन ने क्या किया कि आपके मोशन का अपोज करना चालू किया। किस फोर्स के तौर पे? फ्रिक्शन फोर्स के तौर पे। किसके तौर पे? फ्रिक्शन फोर्स के तौर पे। किसने लगाया? एक कॉन्टैक्ट सरफेस ने लगाया। हवा में होते तो नहीं गिरते, ट्रेन से कूदने के बाद हवा में होते तो नहीं गिरते, लेकिन किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे थे। जैसे ही उस कॉन्टैक्ट सरफेस पे आए तो घिसने लगे। तो कैसी लग रही है? वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। कब तक लगी? कब तक लगी? जब तक आपको रेस्ट पे ना लेकर आ गई, तब तक लग रही। ठीक, तो हमने बोला इसका मतलब फ्रिक्शन भी कैसा है? एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, एक कांटेक्ट फोर्स की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है? मैंने मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, चल रहा है, घिस रहा है, स्लिपिंग हो रही है। अगर हो रही है तो हमने बोला इसको रोकना का है, तो मैंने बोला ये जो जमीन है, ये क्या करेगी इसके ऊपर? इसको रोकने के लिए क्या करेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ये आपको पता है कैसे लगाएगी? कौन सा सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगाता है? जो कांटेक्ट में होता है। कैसी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। तो लगने के लिए भी क्या होगा? कांटेक्ट की आवश्यकता होगी। तो मैंने बोला क्या ये वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? आप बोलोगे नहीं। क्या ये वाला सरफेस लगाएगा? आप बोलेगा नहीं। ये जो जस्ट नीचे वाला जो सरफेस है ये इसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। कैसे? अपोजिट में प्रोवाइड करेगा, ताकि ये रुक जाए, ये ना चले। तो कैसे प्रोवाइड करेगा? ये वाला सरफेस फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये बात समझ में आ जाती है? आ जाती है ना? आ जाती। चलो, दूसरी बात, नॉर्मल फोर्स के लिए एक बात और करनी थी हमें। नॉर्मल फोर्स, हमने बोला नॉर्मल फोर्स जो होती है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती है कितना? बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस, बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस के। ठीक, ये बात ध्यान रखना। कैसे? कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती है किसका? बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस के। और जो फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल फोर्स आता है वो आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये फोर्सेस लगाने का तरीका है। अभी ये जो बात है ये आपको अभी आगे समझ में आएगी जब अभी हम एफबीडी से खेलना चालू कर रहे हैं। तो हम थोड़ी एफबीडी बनाना सीख लेते हैं चीजों की, कि एफबीडी लगती कैसे है। हम फोर्सेस के बारे में तो जान गए हैं, तो हमने बोला अब एफबीडी देखो कैसे कैसे एफबीडी के बारे में खेलना है। तो हमने बोला मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक, और ये ऐसे जमीन पे ऐसे रखा हुआ है, ये m मास का ब्लॉक है। तो मैंने बोला इसकी एफबीडी बनाओ। कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे कि इस पे तो दो फोर्सेस आएंगी। कैसी कैसी आएंगी? हमने बोला एक तो कैसी आएगी? एक mg आएगी नीचे के डायरेक्शन में, और एक क्या आएगी? नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऊपर के डायरेक्शन में।
ठीक। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, जो बोथ द कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट सरफेसेस की बात करो, कॉन्टेक्ट सरफेसेस की बात करो तो एक तो ये ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा है कॉन्टेक्ट सरफेस, दूसरी ये जमीन का ये पार्ट है कॉन्टेक्ट सरफेस। तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर कैसी, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी, ऐसी लगेगी। ठीक, मैंने बोला इसके ऊपर बताओ, इसकी एफबीडी बनाओ, ये एक स्ट्रिंग से एक मास टंगा हुआ है, इसकी एफबीडी बनाइए। आप कैसे बनाओगे एफबीडी इसकी, मैंने बोला इस ब्लॉक की एफबीडी, ये कॉन्टैक्ट है, मैंने बोला इस ब्लॉक की एफबीडी बनाना है, तो हमने बोला एक mg तो हमेशा ही लगेगा। कैसे, तो हमने बोला mg तो एक नीचे के डायरेक्शन में लगेगा ही। ठीक, और मैंने बोला स्ट्रिंग से ऊपर के डायरेक्शन में एक टी फोर्स आएगी, स्ट्रिंग फोर्स, तो मैंने बोला एक टी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आएगी। तो मैंने बोला स्ट्रिंग की जरा एफबीडी बनाओ, वो कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला अगर ये स्ट्रिंग है आपकी, तो मैंने बोला इस पे नीचे के डायरेक्शन में लगेगी टेंशन टी। क्यों, एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक, कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, हमने बोला ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं ये हमेशा ही दो अलग अलग बॉडी पे आते हैं। क्या हमने बोला, हमने बोला इसका एक्शन ये रिएक्शन, या ये रिएक्शन ये एक्शन। तो आपने बोला, हमने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं, जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ऑलवेज एक्ट ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर नेवर एक्ट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस पे लग रहा है और लगाने वाले पे क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा होता है। अच्छा, जैसे ही एक्शन रिएक्शन पेयर की बात होती है तो मुझे क्या होता है, मुझे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स याद आ जाती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ आ जाती है याद। क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन, क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स ने दिया था, सबसे पहले थर्ड लॉ ही दी थी उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने, कि उन्होंने बोला था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन क्या है यहाँ पे, ये एक्शन क्या है यहाँ पे, ये एक फोर्स की बात की गई है, और जो रिएक्शन की बात की गई है यहाँ पे ये भी फोर्स की बात की गई है। ठीक, इक्वल ऑपोजिट क्या दिखाता है यहाँ पे, डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। इक्वल क्या शो करता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड शो कर रहा होता है। क्या बोला अब हमने बोला एक्शन रिएक्शन जो पेयर्स बनते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, अब चाहे इसको एक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन बोल दो, चाहे इसको रिएक्शन बोल दो, इसको एक्शन बोल दो, बात एक ही है। तो हमने बोला कि सब टी लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक बार टी का डायरेक्शन इस वाली ऑब्जेक्ट पे नीचे है और इस वाली ऑब्जेक्ट पे ऊपर है, तो हमने बोला इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और कैसे है, सेम मैग्नीट्यूड के, और दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं हमेशा ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं आ सकता। ठीक, बात समझ में आती है आपको, आती है। एफबीडीज खेल रहे थे हम, एफबीडीज। ठीक है, थर्ड लॉ समझ में आ गई है, लेकिन हम एफबीडीज की थोड़ी बात कर लें, चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बोला चलिए हटा दो। ठीक है, ये 3 kg का मास है और ये कुछ यूं बंधा हुआ है। ठीक, इसकी एफबीडी निकालने का है। कैसे निकालेंगे हमने बोला ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है अभी। ठीक है, नहीं भी बोला है तो एफबीडी तो बना ही दो इसकी। तो कैसे बनाओगे, आप बोलोगे ये 3 kg वाला मास है। ठीक, सबसे पहले तो आंख बंद करके एक फोर्स बनाओगे। क्या बनाओगे, mg के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 3g, mg मतलब 3g। ठीक, अब ये दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं आपको, ये टेंशन लाएंगी। कैसे, मैंने बोला इस वाली स्ट्रिंग से टेंशन T1,
तो मैंने बोला इस वाली स्ट्रिंग से टेंशन T2, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, बीच में मास आ गया है, टेंशन बदल जाएगी। तो हमने बोला इस वाली स्ट्रिंग से टेंशन T1 और इस वाली स्ट्रिंग से ऐसे में टेंशन कितनी है, T2 है। ठीक, कितने एंगल पे है, ये बोला वर्टिकली अपोजिट जाओगे तो ये भी 37 आ जाएगा। तो मैंने बोला 37 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल लग रहा है ये। ठीक, अब बोला, मैंने बोला कि अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बोला दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने बोला एक ऐसे ड्रॉ कर लो और एक यूं ड्रॉ कर लो। ठीक, ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लो। अब क्या करना होता है कि फोर्सेस को लाइन पे लाना होता है। जो लाइन पे है वो तो ठीक है, जो लाइन पे नहीं है उन्हें लाइन पे ले आओ रिजॉल्व करने के लिए। तो हमने वो देखेंगे, तो हमने बोला T1 तो लाइन पे है और ये 3G भी लाइन पे है। कौन लाइन पे नहीं है, हमने बोला T2 लाइन पे नहीं है। तो हमने बोला लाइन पे ले आओ। तो हमने बोला T2 के दो कंपोनेंट कर दो। कैसे कैसे, हमने बोला एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना, T2 साइन ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कितनी, T2 कॉस ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक, अगर बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में है ये मास, तो मैंने बोला कि Fx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Fy इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Fz इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, तो हमने बोला कि पहले Fx की अगर बात करेंगे तो हमने बोला अगर ये 0 है तो इसका मतलब T2 साइन ऑफ 37 डिग्रीज किस डायरेक्शन में है, हमने बोला इस डायरेक्शन में, इक्वल्स टू अपोजिट वाले डायरेक्शन के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए, T1 के बराबर होने चाहिए। ठीक, वर्टिकल की बात करें अगर, तो हमने बोला वर्टिकल की बात कर लो तो कितना लिखोगे आप, T2 cos ऑफ 37 डिग्रीज इक्वल्स टू mg, मतलब 3g के बराबर होगा। ठीक, अब इसमें से आपको क्या करना है, T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपकी एक इक्वेशन और कितनी बनी है, दो इक्वेशन, तो जितनी इक्वेशंस बनती हैं उतने अननोन हम सॉल्व कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि कितनी इक्वेशंस बनती हैं उतने ही अननोन सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला हमारे पास दो अननोन थे, कौन कौन से, T1 और T2। ठीक है, और तो हमारे पास दो अननोन, तो हमने बोला दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो इसको सॉल्व करो और आंसर ले आओ। क्या इसको करना मुश्किल है, मुश्किल है तो मुश्किल है तो करके बता रहे हैं। हम बोले इनको डिवाइड करो आपस में, तो हमने बोला इसको डिवाइड करोगे तो T2 से T2 गया, कितना हो गया, 10 ऑफ 37 डिग्रीज इक्वल्स टू T1 बाय 3g। तो T1 कितना आया आपका, 3g इंटू 10, 37 डिग्रीज कितना होती है, 3/4 हो जाएगा यहां से। ठीक, T1 जैसे ही यहाँ पे आया है तो रखना, T2 ले आना इस वाले से, T2 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात है आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और FBDs बनाना देखेंगे हम, और FBDs बनाना सीखेंगे। ठीक, FBD बनाओ। मैंने बोला ये क्या है, मास m का है, इसकी FBD बनाइए। कैसी कैसी फोर्सेस लगेंगी, कैसी कैसी फोर्सेस लगेंगी, लगा के दिखाइए जरा आप। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे पहले तो mg लगेगा। कैसे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे पूरा ही मास बॉडी का हम मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे लाई कर रहा होता है। ठीक, तो हमने बोला यहाँ पे बीच में कहीं पे, हमने बोला सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक, वेट एक्ट करेगा। मैंने बोला और क्या है, मैंने बोला कॉन्टैक्ट सरफेस अगर दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो हमने बोला कॉन्टैक्ट सरफेसेस की बात करेंगे हम। तो हमने बोला ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इससे क्या होगा, मैंने बोला कौन सा सरफेस कॉन्टैक्ट में है, मैंने बोला ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल आना चाहिए। तो मैंने बोला इस ब्रॉड का तो पॉइंट कांटेक्ट में है, तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर तो पता नहीं चल पाएगा। मैंने बोला जमीन देखो, आप जमीन देखो, तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो आप बोलोगे उसके परपेंडिकुलर मैम ऐसे आएगा। तो मैंने बोला नॉर्मल कैसे लगेगी, आप बोलोगे ऐसे लगेगी। कैसे, N1। ठीक, ठीक है ये बात। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमने बोला दूसरे वाले पार्ट में, मैंने बोला इस वाले पार्ट पे जाओ। मैंने बोला यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा
कि ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा। हमने बोला यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेसेस देखो, तो आपने बोला एक पॉइंट है और ये दीवार, मैंने बोला नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है, दोनों ही सरफेसेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती है। तो मैंने बोला पॉइंट का कॉट तो परपेंडिकुलर पता नहीं चल सकता, मैंने बोला दीवार का परपेंडिकुलर पता चल सकता है, कैसे, सीधे। तो हमने बोला कैसे लगेगी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, आप बोलोगे ऐसे N2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो अलग अलग सरफेसेस नॉर्मल अलग अलग लग सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई है। और क्या फोर्स लगेगी, और मैंने बोला कि क्या करेंगे, मैंने बोला फ्रिक्शन भी लग सकता है। कैसे, मैंने बोला ये नीचे की डायरेक्शन में गिरने की मजाल करेगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे ऊपर रोकने की कोशिश करेगा। कैसे लगेगा, आपने बोला कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन, तो मैंने बोला परपेंडिकुलर फ्रिक्शन, तो मैंने बोला F2 ऐसे करके कुछ लगेगा। मैंने बोला यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे कैसे लगेगा फ्रिक्शन, तो आपने बोला कि ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कैसे रोकेगा, इसको इस तरीके से रोकेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर इस लकड़ी की, इस रॉड की आप देखोगे FBD देखोगे, तो आपको कैसे कैसे दिखेंगी चीजें इसमें। आप बोलोगे एक नॉर्मल N2 तो ऐसे लग रहा था इस पे, एक नॉर्मल N1 ऐसे लग रहा था कुछ इस पे, एक mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था, फ्रिक्शन कुछ यूं लग रहा था, ठीक, और इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कुछ यूं लग रहा था, ठीक। तो ये बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये तो बन जाएगी FBD, बनाना आती है हमें, ठीक। और देखेंगे क्वेश्चन में FBD बनाना, आज FBD बनाना ही सीख रहे हैं, तो तमीज से सीखिए, ठीक। मैंने बोला ठीक, ये इस तरीके से क्या है, एक स्पेयर रखा हुआ है, मैंने बोला इसकी FBD जरा बना दो भाई। कैसे बनाओगे, FBD बनाओ इसकी। मैंने बोला सबसे पहले तो सेंटर पे से क्या लगेगा, मैंने बोला वेट, आंख बंद करके लगा दो mg, ठीक। अब क्या करेगा, नॉर्मल लगेगा। मैंने बोला कौन कौन से कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, मैंने बोला एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस और ये कॉन्टैक्ट सरफेस। मैंने बोला स्फेयर तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, मैंने बोला उससे निकालना मुश्किल है, किससे निकालोगे आप बोलोगे कि मैम ये जो लाइन बनी है, जो दूसरा वाला सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर बना दो। तो मैंने बोला बना दो, तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो कैसे लगेगा, मैंने बोला सेंटर से निकलेगा कैसे, N1 करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला अच्छा यहां से भी इस वाले सरफेस से भी कांटेक्ट में है, तो मैंने बोला इसके भी परपेंडिकुलर बना दो, तो मैंने बोला यूं बना देंगे, कितना, N2। तो इसकी FBD बनाना कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक, ये तो सबको आता ही है। मैंने बोला इंक्लाइन पे जरा पहुंच जाते हैं, इंक्लाइन पे जरा बात हम करते हैं। मैंने बोला इंक्लाइन पे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक ठीक, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यहाँ पे नो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, ठीक, और ये इक्विलिब्रियम में भी है। तो कैसे होगा इक्विलिब्रियम में, फ्रिक्शन है इस पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है लेकिन ब्लॉक। तो मैंने बोला कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, तो मैंने बोला इंक्लाइन का जो एंगल है ये आपको कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो मैंने बोला FBDs बनाओ सबसे पहले। तो कैसे बनाओगे, मैंने बोला ब्लॉक के सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स करोगे, कितना, mg। ये तो बात समझ में आती है आपको। मैंने बोला और क्या फोर्सेस लग रही होंगी, मैंने बोला ये ब्लॉक इंक्लाइंड पे रुका हुआ है तो पक्का फ्रिक्शन लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा, मैंने बोला ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे कुछ यूं लग रहा होगा। मैंने बोला और क्या लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा बताओ। मैंने बोला ये कॉन्टैक्ट सरफेस है दोनों आपस में, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बोलोगे लगेगा। कैसे लगेगा, मैंने बोला ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब इसके परपेंडिकुलर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ये नीचे ना आ जाए तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। इसको रिजॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो मैंने बोला क्या करते थे, लाइंस खींचते थे। मैंने बोला दो लाइंस खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, मैंने बोला एक तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन खींच लो और एक पैरेलल टू द इंक्लाइन खींच लो। खींच ली, आपको ऐसे भी खींचना है तो भी खींच लेना। मुझे ऐसे दो फोर्सेस ऑलरेडी रिजॉल्व थी तो मैंने बोला एक ही को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने एक परपेंडिकुलर खींच ली और एक पैरेलल खींच ली। ठीक, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये घूम के फिर ये कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा आपका mg का, ये
आपका ये आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा, ठीक। और पैरेलल वाला कंपोनेंट कैसा आएगा, ये आएगा आपका mg साइन ऑफ थीटा। फ्रिक्शन लगा ही क्यों है, मैंने बोला अगर इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, रुके रहना चाहिए। मैंने बोला लेकिन mg साइन थीटा चूंकि इस डायरेक्शन में आ गया है, इस डायरेक्शन में आ गया है, तो इसको ओवरकम करने के लिए पक्का एक फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगा होगा, नहीं तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो नहीं रह सकता। अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैंने बोला ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में बैलेंस हो जानी चाहिए, तो हमने लिखा mg साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत की बात है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात हो जानी चाहिए। एफबीडीज बनाने के लिए आएगा तो एफबीडीज बन जाएंगी, आपसे बन जाएंगी। और देख लें, लास्ट एक एफबीडी देख लेते हैं। मैंने बोला इसकी एफबीडी बनाओ ब्लॉक की एफबीडी। कैसे बनाओगे फोर्सेस इस पे, तो मैंने बोला पहले इस पॉइंट की एफबीडी बनाओ। मैंने बोला इस पॉइंट की एफबीडी बनाएंगे और इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे। देखिए, तो मैंने बोला इस ब्लॉक पे mg नीचे, ठीक है, इस ब्लॉक पे मैंने बोला mg नीचे, मैंने बोला T1 टेंशन ऊपर, तो मैंने बोला T1 टेंशन ऊपर, तो मैंने बोला इस पॉइंट पे T1 टेंशन नीचे होनी चाहिए, ठीक। मैंने बोला इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में T2 टेंशन, ठीक। और मैंने बोला इस स्ट्रिंग वाले, इस थर्ड वाले स्ट्रिंग की वजह से T3 टेंशन इस पॉइंट पे, ठीक। तो मैंने बोला ब्लॉक की एफबीडी mg नीचे और T1 ऊपर। मैंने बोला इस पॉइंट की एफबीडी बनाओगे तो T2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, T3 इस डायरेक्शन में, ठीक, और T1 इस डायरेक्शन में, ठीक। अब ये कितने एंगल पे है, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे। कैसे कैसे, हमने बोला ऐसे दो डायरेक्शन कैसे होंगे, मैंने बोला ये T3 cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा T3 साइन ऑफ थीटा, ठीक। इसको रिजॉल्व करो, इस वाले को अलग रिजॉल्व करोगे, इस वाले को अलग रिजॉल्व करोगे। यहां से क्या लिख सकते हो कि T1 इज इक्वल्स टू mg के बराबर लिख सकते हो, ठीक। इस वाले से दो इक्वेशन बनेंगी, क्या क्या बनेंगी आपकी, आप लिखोगे T3 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू T2, ठीक। और कौन सी इक्वेशन, वर्टिकल वाले को लिखोगे T3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू T1, ठीक। अब T1 की जगह यहां से क्या लिख सकते हो, mg रख सकते हो, और उसको जो जो दिया है उसे पुट करो, जो नहीं दिया उसे सॉल्व कर लो। आती है ये बात समझ में, आ जाती है। तो आज हमने एफबीडी बनाना सीखा है, कल कुछ और बातें करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ हमने आज पढ़ी। क्या थी न्यूटन थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही होती हैं। सेम बॉडी पे ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं आता, ठीक। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।